उसका ये पहला लेक्चर है आज। तो बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड द मेन लेक्चर, मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहता हूँ और कुछ चीज़ें आपको बताना भी चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अक्सर लोग, जैसे कि लाइक फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई वांट टू शेयर अ फ्यू थिंग्स विद यू, कि मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, या एक कॉमन जो मेथड, जो प्रिपरेशन का मेथड है, वो ये होता है कि लोग अक्सर सिलेबस को उठाते हैं, लाइक दे स्टार्ट रीडिंग बुक्स, दे स्टार्ट रीडिंग डिफरेंट स्टफ एंड मटेरियल रिलेटेड टू द सीएसएस, बट द थिंग which is missing in that whole journey is कि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। जैसे कि आज हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह जो डेवलपमेंट्स हुई यूरोप में, किस तरह हर एक आइडियोलॉजी जो आइडियोलॉजीज जो डेवलप हुई, उनके पीछे उनके मकासद क्या थे, क्या उनका पर्पस था, कैसे शेप में आई, और किस तरह आज वो इस पूरी दुनिया को इम्पेक्ट कर रही है। तो जब एक एस्पायरेंट उस, या एक कैंडिडेट, एक अच्छा कैंडिडेट उसको ये टर्मिनोलॉजीज लाइक डेमोक्रेसी है, कॉलोनियलिज्म है, या वो जो वहां पे मॉडर्न डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं आपको आगे जब बताऊंगा, जो अपना हम लेक्चर में आगे चलेंगे उसमें आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स थी, किस तरह उन्होंने आज आज के दौर में इम्पेक्ट किया। तो आई बिलीव एंड आई ऑल्सो सजेस्ट अदर्स, जो न्यू एस्पायरेंट्स जो हैं, वो जो अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक, कितना लॉन्ग ये आपका ऐसा चले, बट प्लीज प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन योर बेसिक्स, क्लियर, get the conceptual clarity of different things. CSS एग्जाम जो है, इसमें आपकी स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर होती हैं। उन स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप चीज़ों की बैकग्राउंड, उनकी रूट्स को पढ़ें। हमारे सेशन में जो कि स्टार्ट हो रहा है, उसमें मेनली हम इसी चीज़ पे एम्फसाइज करेंगे। दैट इज़ व्हाई आई बिलीव आवर सेशन इज़ यूनिक फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अदर्स। सो बगैर टाइम फर्दर ज़ाया किए हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं, कि पहला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि यूरोप मैटर क्यों करता है। हम ये भी तो चूज कर सकते थे कि हम एशिया को पढ़ते, हम अफ्रीका को पढ़ते, या किसी और कॉन्टिनेंट को पढ़ते, लेकिन यूरोप क्यों मैटर करता है। आज आप जितनी भी चीज़ों की बात करते हैं, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सबसे बड़ी जिसे हम जबान ज़द-ए-आम एक टर्मिनोलॉजी है, यूरोप इज द बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। आज आप एक डिवीजन की बात करते हैं दुनिया में, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की बेस पे चाइना और यूएस का आपस में एक कन्फ्रंटेशन जारी है। दैट इज द प्रोडक्ट दैट दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द यूरोप। आप लिबरलिज्म की बात करते हैं, आप इंडिविजुअल लिबर्टीज राइट्स की बात करते हैं। मैं आपको विद फैक्चुअल डेटा आगे जाके प्रूव करूंगा कि किस तरह ये सारी चीजें यूरोप में आई और इनकी बेसिक आइडियोलॉजी क्या थी। कि जो जितनी भी, जैसे एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो एक पीरियड था फ्रॉम 1789 टू ऑनवर्ड्स टिल वर्ल्ड वॉर वन, जिसमें नेपोलियन का भी एक एरा है, उसमें किस तरह जो आपकी सोसाइटी की बेसिस चेंज हुई। पहले साइंटिफिक रेवोल्यूशन आती है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है कि एक एनलाइटनमेंट का पीरियड स्टार्ट होता है, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, वहां से आपका कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का राइज होता है, जो कि आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद यूरोप यूरोप ही वो प्लेस थी जहां से
टू वर्ल्ड वॉर ओरिजिनेट हुई, जहां पे टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियन कहते हैं एक बंदे के हाथ में पावर होती है। हिटलर का राइज हुआ, स्टालिन का राइज हुआ, तो देख लें कितना इंपॉर्टेंट यूरोप का जो पीरियड है। जिस तरह आज जो आप एक नेशन स्टेट में रह रहे हैं, ये सारी चीजें आपके पास यूरोप से आई हैं। उसके बाद आज के दौर में आप देखते हैं स्टीम इंजन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। उसके बाद आप कहते हैं कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए। All these ideas were sprouted from the soil of Europe। फिर आज आप देखते हैं कि दो जो एक सोशलिस्ट या सोशलिज्म की जो बात की जाती है, ये यूरोप से निकलती है। फिर उसके बाद एक और बड़ी डिबेट आजकल चल रही है। आजकल तो क्या, जो डेवलप कंट्री है वहां पे तो ये डिबेट एंड हो चुकी है कि साइंस और रिलीजन, जिसे दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं सेक्युलरिज्म, कि साइंस और रिलीजन को अलहदा किया जाए। उसके पीछे क्या ऐसे अवामल थे, ये क्या ऐसे उसके उस वक्त क्या ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने उस जो यूरोप में एक इंडिविजुअल था उसको सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्यों स्टेट और रिलीजन को या साइंस और रिलीजन को दो सेपरेट एंटिटीज के तौर पे ला के खड़ा कर दिया। उसके बाद जो आर्ट्स एंड लिटरेचर है उसकी फ्लरिशमेंट देखी यूरोप में उस पे, जिसमें कुछ के नाम ये मैंने लिखे हैं, डिफरेंट पीपल ने, आप लोगों ने जाहिर सी बात है इनको पढ़ा होगा। उसके बाद क्या जो एक एनलाइटनमेंट और रेफॉर्मेशन की बात करते हैं हम, कि जो एनलाइटनमेंट का बेसिकली जो जो एक बात की जाती है कि यूज योर रीजन, कि अपनी रीजन को यूज करके आप जो है डिफरेंट कंक्लूजन लेके आ सकते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड सेक्रेड प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। तो ये बात इनलाइटनमेंट ने की। उस बेस पे क्या हुआ कि कोई चीज, whether it was Bible, whether it was religion, each and everything was put into the question। एक क्वेश्चन मार्क उस पे लगा दिया गया कि आपने, अच्छा ये है तो क्यों है और इसके पीछे रीजन क्या है। तो आज हम जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन देखते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ईच एंड एवरीथिंग, एक जेनत हम एक हर एक की चीज देख रहे हैं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट। उसके बाद अगले मेन इवेंट्स होते हैं जिसने दुनिया में, जिसकी आज भी कहा जाता है कि वी आर द इनहेरिटेड, वी हैव इनहेरिटेड कॉलोनियल लेगेसीज। कि कॉलोनियलिज्म क्यों आया, क्या ऐसी रीजन थी, ठीक है जी। और यूरोप ही था जो कि एक बर्थ प्लेस था कॉलोनियलिज्म का, इंपीरियलिज्म का, सो एंड एंड सो फोर्थ। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, किस तरह उन्होंने जो डेवलपिंग एक नॉर्थ और साउथ पोल के डिवीजन, जिसको हम दूसरे अगर आसान लफ्जों में हम कहा जाए कि एक दुनिया में जो डिस्पैरिटीज हैं, कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं क्या, अगर एक क्वेश्चन आपके माइंड में अक्सर ये आता होगा कि अगर जमहूरियत है, जमहूरियत लोगों की हुकूमत है, लोगों के लिए, लोगों के जरिए, तो कुछ जगह पे हम देखते हैं कि इन सम प्लेसेस डेमोक्रेसी आर फार मोर एस्टेब्लिश्ड, दे आर प्रॉस्पर, there is a greater human development in those countries. But on the other hand, in a few countries like us which are underdeveloped, उनमें भी डेमोक्रेसी तो है, but still they are not as prosper as the developed countries। इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद जो एक यूरोप जो था, वहां पे जो एक इंडिविजुअलिज्म की बात हुई, इंडिविजुअलिज्म से बात कर
एक इंडिविजुअल की तरफ गए, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को सेट किया, अपनी पेरिफेरीज को लाया, फिर उसमें डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया, तो फिर क्या उनको ऐसी जरूरत पड़ी कि यूरोपीय यूनियन की सूरत में एक कलेक्टिव आइडिया की तरफ चले गए? ये हम अपनी जो कंप्लीट अपने 3 लेक्चर की जो हमारी सीरीज है उसमें हम यही देखेंगे कि किस तरह जो एक इंडिविजुअलिज्म की नोशन थी, वो पहले कलेक्टिविज्म था, फिर इंडिविजुअलिज्म आया, फिर वो कलेक्टिविज्म एक जो यूरोपीय यूनियन था वो उसका उसका कॉन्सेप्ट आया, और अभी जो ब्रेक्जिट हुआ है, अभी जो ब्रेक्जिट हुआ है, उस ब्रेक्जिट की क्या ऐसी रीजन थी, हम उसको कंपेयर करेंगे कि किस तरह वहां पे ये सारा सीन चला, ये क्या ऐसी रीजन है जो आज हम दोबारा उसकी तरफ चल रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूरोप एक्चुअली है क्या, या यूरोप की पेरिफेरीज क्या है। Most of the historians, political leaders, and geographers has defined Europe in different perspectives. जब आप अर्ली एवोल्यूशन से देखते हैं, जब आप देखते हैं कि जब यहाँ पे रोमन एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ था 5 BC में, उसके बाद जैसे जैसे आगे बड़ा बारबेरियंस आए, उसकी डिसइंटीग्रेशन हुई रोमन एम्पायर की, फिर बाइजेंटाइन एम्पायर आया, ऑटोमन एम्पायर आया, फाइनली जब वो नेशन स्टेट्स में जाके, ये आवाज सबको आ रही है? यस सर। ओके। कि जो एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, तो उसकी वजह से यूरोप की डेफिनेशन जो थी, जो एक पेरिफेरीज थी, वो वेरी करती रही। ठीक है जी। लेकिन ये आप नीचे देख रहे हैं कि डिफरेंट लोगों ने इसको डिफरेंट वे में समझाया। ठीक है जी। अब चलते हैं जी मेन टॉपिक पे हमारी तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस तरफ लेके जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूंगा कि जस्ट सपोज एक इंसान जो है, एक एक अकेला आदमी रह रहा है। अकेला आदमी क्या है, आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान जो है एसोसिएशन डेवलप होना स्टार्ट हुआ। एसोसिएशन डेवलप होना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, पहले तो सोसाइटीज जो थी हंटर सोसाइटीज थी। एक इंसान अकेला रह रहा था, उसकी इतनी ज्यादा जरूरियात नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उसकी फैमिली जो थी वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। फैमिली इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। अब उसे क्या जरूरत पेश आई कि अब उसे था कि मेरी फैमिली इंक्रीज हुई, उसकी जो ज़रूरियात थी वो ज़्यादा होती गई, उसकी नेसेसिटीज़ इंक्रीज होती गई, तो उसने डिफरेंट चीज़ों को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। पहले वो क्या करता था कि वो कंटिन्यूसली माइग्रेट कर रहा था, कंटिन्यूसली माइग्रेट कर रहा था, तो उसकी जो एक प्रॉपर फैमिली जो थी वो सेटअप ना हो पाई। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू रीजंस अननोन स्टिल, फैमिली एसोसिएशन जो है वो बढ़ता गया। डिफरेंट फैमिलीज कोलैबोरेट होके उन्होंने एक ट्राइब बना लिया। डिफरेंट ट्राइब्स एसोसिएशन में चले गए तो उन्होंने एक अपना जो है अलहदा सेटअप तैयार कर लिया, जिससे आप कहते हैं कि एक अंपायर भी कह सकते हैं, किंगडम भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये मैं फास्ट फॉरवर्ड स्किप कर रहा हूँ, एक मुनार्की पे पहुंच गए कि कुछ लोग एक जो जो उन्होंने ट्राइब में पहले अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते थे कि ओके दिस पर्सन is obliged with the power or the authority to make the decision for the whole tribe। इसी तरह ये जो पावर है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलती गई और हमारे पास मोनार्की आ गई। एक बंदे को या एक खानदान को हमने ये रूल एक ये पावर या अथॉरिटी दे दी कि वो हमारे ऊपर रूल कर सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलना स्टार्ट हो गया। अब वहां पे सपोज करें कि जब मोनार्की थी या इस तरह की जो बादशाहत थी, उसमें ये बात कहीं नहीं होती थी कि हमारे रूल्स हैं या हमारे हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारी
हमारे कुछ ड्यूटीज हैं गवर्नमेंट की, जिसको जितना मिल जाता था वो उसी में खुश था। उसके बाद एक और जो मेन इवेंट आता है इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें रिलीजन आ जाता है। 5 BC में कॉन्स्टेंटाइन एक एम्परर था, उसने क्रिश्चियनिटी को फॉर्मली एज अ रिलीजन अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि उसका जो रूल था वो कंसोलिडेट नहीं हो पा रहा था, उसमें वीकनेसेस थी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि टू पावर सेंटर्स जो हैं वो इमर्ज हुए, एक था चर्च और एक था आपका किंग। अब उन्होंने ये बात कह दी कि जो यहाँ पे राइट है या गवर्नमेंट का राइट है वो दो बंदों के पास है, जो रिलीजियस और सेक्रेट आपकी ड्यूटीज हैं वो चर्च के पास हैं, और दूसरी तरफ जो राइट टू रूल ओवर द पीपल है इज द डिवाइन राइट ऑफ द किंग। यही चीज चलती रहती है। लेकिन आप इमेजिन करें कि ये एक अरसे तक तो चल सकता है, लेकिन दो तलवारें कभी एक म्यान में नहीं रह सकती। ठीक है जी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि उन दोनों के दरमियान एक टसल स्टार्ट होगी बिटवीन चर्च एंड द स्टेट। ये टसल चलती रहती है। उसके बाद फिर जो चर्च था वो वर्ल्डली मैटर्स में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया, बजाय इसके कि वो अपने आप को महदूद रखता रिलीजियस ड्यूटीज तक, वो वर्ल्डली मैटर्स में उसने अपने आप को इंड्यूस कर लिया। यहाँ से हमारी स्टेट वर्सेस जो है वो चर्च एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है। स्टेट वर्सेस चर्च के डिबेट के रिजल्ट में जो चर्च की अपनी एक एंटिटी है वो भी क्वेश्चनेबल हो जाती है। क्वेश्चनेबल होने के रिजल्ट में उसमें एक अपनी एक रेफॉर्मेशन की तहरीक जो है वो चल पड़ती है। वो कहते हैं कि जो कैथोलिक्स को हम कैथोलिज्म कहते हैं, पुराने चर्च। तो यही चीज थी। फास्ट फॉरवर्ड टू दी फ्रांस, जो कि फ्रांस की हम बात करेंगे 1789 से पहले वाली। उस टाइम पे फ्रांस में, जिसे हम ओल्ड रिजीम भी कहते हैं, फ्रांस को इस वजह से हम मेन एज अ, जैसे आप कह सकते हैं कि जब भी आप किसी चीज का एनालिसिस करना हो ना, आप एक स्टैंडर्ड लेते हैं। फ्रांस वाज स्टैंडर्ड एट दैट टाइम। उस टाइम पे किंग लुइस 14 जो था उस टाइम पे पावर में था। एक मुनार्क था, एब्सोल्यूट मुनार्की जो थी वहां पे प्रिवेल कर रही थी। अच्छा, वहां पे जो एक आइडिया पाया जाता था, ये आइडिया पाया जाता था कि सबसे सुप्रीम जो एंटिटी है वो गॉड की है, उससे नीचे आपका किंग है, किंग के नीचे आपके जो जो आपकी क्लर्जी है और नोबेलिटी है, उनकी सुप्रीम पावर है। और इस तरह ये मिलकर अपनी एक ग्रेट चेन बनाते हैं। इस चेन में क्या हुआ कि चूंकि वो सारी जो जो पावर थी और जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे वो कंसोलिडेट होगी इन द सिंगल हैंड। आप अक्सर आज आप गूगल कीजिएगा कि एक पैलेस था वर्सिलियस में, जिसपे जो फूड एंड हंगर एंड ईच एंड एवरीथिंग एक साइड पे प्रिवेल कर रहा था, लेकिन फूड और हंगर एक साइड पे प्रिवेल कर रहा था, दूसरी साइड पे जो सारी पावर थी वो कंसोलिडेट हुई हुई थी बिटवीन टू मेन एंटिटीज। पहले किंग था, फिर उसके बाद आपकी क्लर्जी थी, और तीसरे नंबर पे जो आपकी कॉमन पॉपुलेशन। अब यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो कॉमन पॉपुलेशन एक मिजरेबल स्टेट में थी, और सरप्राइजिंगली दे वर 85% ऑफ द पॉपुलेशन, और इनको थर्ड स्टेट भी कहा जा सकता था। अब जो दूसरी और अहम बात जो समझने की है, वहां पे सोसाइटी का स्ट्रक्चर है कि वहां पे जो सोसाइटी थी मोस्टली रूलर थी और एग्रीकल्चरल थी।
जो लोग थे वो इतने ही प्रोड्यूस करते थे कि जो उनकी जरूरियात को पूरा कर सकता है। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो थी कि एक मर्चेंटाइलिस्ट पॉलिसी थी, कि ठीक है कि हमने अपनी जो वेल्थ है, जिसे हम कहते हैं कि द प्रोलिफरेशन ऑफ many small merchants and shopkeepers to enhance the trade। अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो उससे पहले आपकी साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ चुकी है। जो वेज एंड मीन्स हैं वो साइंटिफिक तरीके में, आपका स्टीम इंजन और ईच एंड एवरीथिंग, वो एक साइंटिफिक वे से हम देखना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन चूंकि आप यूरोप की उस टाइम पे पॉपुलेशन देखते हैं, फ्रांस की उसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई थी, उसको अब न्यू रिसोर्सेज की जरूरत थी। ठीक है जी। इन रिसोर्सेज के नतीजे में क्या हुआ कि जो आप उनको ट्रेड करना स्टार्ट हो गए। ट्रेड करने से क्या हुआ कि जो आपकी जो थर्ड स्टेट थी, या तीसरी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पे, वो ट्रेड में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता वहां पे एक और क्लास ने जन्म लेना स्टार्ट कर दिया, जिसको हमने बॉर्जियोस का नाम किया। अब जो अगला इसमें ये था वहां पे जी आपका ओल्ड रिजीम इन फ्रांस। जस्ट इमेजिन ये सारा सीन वहां पे चल रहा था, वहां पे फ्रांस में। अब एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। इवेंट ये होता है कि सुल्तान द मेहमेद टू फतह करता है कॉन्स्टेंटिनोपल को। और वहां पे, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अगर बता दूं कि जो जो इम्पैक्ट है, जो यूरोप पे इम्पैक्ट है, ग्रीक्स एंड रोमन कल्चर का था, जिसमें प्लेटो था, सोक्रेटिस था, और सोक्रेटिस था, प्लेटो था, एरिस्टोटल था, जिन्होंने स्टेट की बात की, आर्ट्स की बात की, लिटरेचर की बात की, न्यू एंड मॉडर्न वेज की बात की, और उस टाइम पे जेंडर इक्वेलिटी की बात की। और ये मोस्टली रह रहे थे जो ग्रीक्स थे, जो ग्रीक लिटरेचर था क्रिश्चियंस के पास था, कॉन्स्टेंटिनोपल में था। जब सुल्तान महमद टू ने इसको फतह किया कॉन्स्टेंटिनोपल को, सब ने मूव किया टुवर्ड यूरोप, एंड द फिनोमेना ऑफ इनलाइटनमेंट स्टार्टेड। यहां तक सब मेरे साथ हैं? किसी को कोई इशू आ रहा हो, क्लैरिटी ना आ रही हो, जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। जी जी, कैरी करें। अब जी इनलाइटनमेंट में एक नए सिरे से दुनिया को देखने का अमल जो है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले एक जर्मन फिलोसफर होते हैं इमैनुअल कांट। वो कहते हैं कि रीजन इज द सुप्रीम वर्च्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब इससे क्या मुराद है? रीजन से क्या मुराद है? पहले क्या होता था कि देयर वर एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स इन द सोसाइटी। अगर कोई नोबेलिटी में पैदा हुआ है, जिनको सीनियोरिया कहा जाता था, तो वो हमेशा नोबेलिटी में रहता था। जो एक हायरार्की स्टेब्लिश हो चुकी थी वो वैसी थी, कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता था। बट विद इंसेप्शन ऑफ एनलाइटनमेंट अ न्यू एरा उशर्ड इन। लोगों ने, जो फिलोसफर्स थे, जो सोसाइटी थी, उसमें एक आइडिया ये डेवलप होना स्टार्ट हो गया कि मैन इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ रीजन। कि मैं, इंसान के पास रीजन है, वो अपनी रीजन से डिफरेंट जो चीजें हैं उनकी जस्टिफिकेशन, उनकी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर सकता है, और उसकी प्लूसिबल जो रीजंस हैं उनको देख सकता है। ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद एक मेजर इवेंट था जो कि होना स्टार्ट हो गया। अब उससे पहले ये कंसिडर किया जाता था, जो कि आपके ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे, जो कैथोलिस्ट थे, वो कहते थे कि द अर्थ इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन एक जनाब, एक साइंटिस्ट आते हैं कोपरनिकस, वो कहते हैं कि नो, सन इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड।
फिर गलीलियो ने भी यही बात की। गलीलियो ने कहा कि जो ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम हिज मेजर कंट्रीब्यूशन, जो उसने एक टेलीस्कोप बनाई थी, उसने कहा कि ये जो हमारे पास एक रिलीजन है दैट नीड्स टू बी क्वेश्चन इन द ट्रू सेंस। अब उससे अगला बड़ा फिलोसोफर आता है जॉन लॉक। वो बात करता है इंडिविजुअल की, वो बात करता है इंडिविजुअल राइट्स की, वो बात करता है इंसान की जो अहमियत है। अगर मैं उसको सादा लफ्जों में बताऊं, जो आज हम बात करते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 28 आर्टिकल्स तक जो हम बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ये, फ्रीडम ऑफ वो, देयर that was the first time when John Locke brought in the idea of individualism. उसने कहा कि इंसान बाय नेचर, बाय वर्च्यू, उनकी नेचर में अच्छाई होती है। इट इज द गवर्नमेंट, इट इज द सोशल स्ट्रक्चर दैट मेक्स देम इवल। ही सेड कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो बनाई जाती हैं फाती, एक जो गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है, वेदर मोनार्की, वेदर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो एग्जिस्ट करती है फॉर द सेक ऑफ द बेनिफिट ऑफ द पीपल। यहाँ से हम देखते हैं कि जो मोनार्की से आहिस्ता आहिस्ता जो एक किंग का डिवाइन राइट था, इससे आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो मुनहरिफ होना स्टार्ट हो गए। they started to move away from that idea। और यही चीज थी जो कि यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन में बताई गई। उसके बाद जो अगला फिलोसफर आता है, मॉन्टेस्क्यू आता है, जो एक ग्रेट, जिसे आज भी जो सेपरेशन ऑफ पावर, जो जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव की हम बात करते हैं, वो मॉन्टेस्क्यू की एक, जैसे हम कह सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू का आइडिया था। उसमें वो कहता है कि द राइट टू रूल एब्सोल्युटली इज टोटली अ रॉन्ग फिनोमेना, अ रॉन्ग परसेप्शन। किसी को ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो एक एब्सोल्यूट वे में लोगों पे हुकूमत करे। अब पहले देखेंगे, जो फ्रांस में हमने देखा कि वहां पे एक नोबेलिटी या किंग की जो हुकूमत थी, उससे हम इंडिविजुअल की तरफ आ रहे हैं। इसके बाद जो फाइनल, जिसे कहते हैं कि आखिरी कील ताबूत में ठोकना, उसमें रोसो साहब आए। वो कहते हैं कि जो जो एनलाइटनमेंट का मेन आइडिया, उसने कहा कि इंसान, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन शेकल्स। कि इंसान पैदा तो फ्री हुआ है, लेकिन ये जो मोनार्क है, ये जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, इसने इंसान को इंस्लेव किया हुआ है। इसने इंसान को इंस्लेव किया हुआ है। इंसान को ये शेकल्स जो हैं, इनको शटर करना चाहिए। तो इस तरह इंडिविजुअल की जो वर्थ है वो बढ़ती गई। फिर उसने कहा कि इंसान, ये जो एक गवर्नमेंट बनाई गई है, या लोगों ने जो मनार को एक राइट दिया है, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया गया है। उसने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की कि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर होनी चाहिए। जब उनको ये लगे कि गवर्नमेंट जो है वो इन जो अपनी ड्यूटीज हैं उनको फुलफिल नहीं कर रही, तो लोगों के पास ये राइट है कि उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दे। तो यहां से हमारे पास आइडिया जो स्प्राउट होता है, जो फॉस्टर होता है, दैट इज ऑफ इलेक्शंस, दैट इज ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज ऑफ पीपल। वहां पे उन्होंने बात की जर्नल विल की, कि तमाम लोग मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि हु वुड बी आवर रिप्रेजेंटेटिव। क्यों करेंगे? क्योंकि दे वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, they were not given the right which they have
तो इस तरह ये सारा चलता रहता है। दैट वाज द सोशल एस्पेक्ट ऑफ और पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द इनलाइटनमेंट पीरियड। जब अब अगली बात आती है कि एडम स्मिथ की, ये अजान हो ले जरा, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आगे चलते हैं जी। हम आगे जो अगला मेन एस्पेक्ट आता है, सोशल साइड पे तो हमने देख लिया, पॉलिटिकल साइड में देख लिया कि इंडिविजुअल पे ज्यादा बात हो रही थी। तो अगली बात आती है एडम स्मिथ के साथ। एडम स्मिथ कहता है टाइमर अपनी माइक मूव करना कि जो मार्केट है, एडम स्मिथ साहब कहते हैं इनलाइटनमेंट का जो एक और आइडिया आता है कि मार्केट को फ्री होना चाहिए। मार्केट में जो फ्री कंपटीशन है वो होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ये बात रेजोनेट करती हुई महसूस होगी आज के दौर में, जो ग्लोबलाइजेशन होती है, जिसमें कहते हैं कि एक लिबरल पॉलिसीज होनी चाहिए, कोई ट्रेड्स एंड टैरिफ्स नहीं होनी चाहिए, जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स आपस में ट्रीटीज करती हैं। एडम स्मिथ वाज द पर्सन who gave the idea of free market, free competition. That is a hallmark quality of capitalism. तो एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि the government interference in the economy has violated the interplay of natural forces of competition and supply and demand. उसने एक बड़ी फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें उसने बड़े डीपली आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट का जो है कोई राइट नहीं है कि वो इस बात पे, या गवर्नमेंट का ये कोई राइट नहीं है कि वो इंटरफेयर करे या कंट्रोल करे जो इकोनॉमिक मीन्स एंड वेज हैं। तो यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। इससे पहले क्या होता था कि जो मर्चेंटाइलिस्ट पॉलिसीज थी, जो प्रोटेक्शनिज्म थी,
वो तो ये था कि आप अपनी जो गवर्नमेंट है वो इज द सोल रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जो एडम स्मिथ साहब थे, इन्होंने लेसिस फायर की बात की, लेसिस फेयर की बात की, जिसमें ये कहा जाता था कि गवर्नमेंट को अपने आप को इकोनॉमी में जो इंटरफेरेंस है वो नहीं करनी चाहिए। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हम एक न्यू एरा की तरफ जा रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं। अभी तक कैपिटलिज्म नहीं आ सका क्योंकि जो आपकी मार्केट की बेस है, क्योंकि कैपिटलिज्म के लिए आपकी मार्केट बेस जो है वो इंडस्ट्रियल होना जरूरी थी, लेकिन स्टिल हमने पढ़ा, हमने देखा कि एग्रीकल्चरल बेस थी, तो हम वो अभी तक वहां पे मौजूद थी। अब एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में जब ये सारी चीजें वहां पे, आपका जो लुइस ल्यूज 14 था, उसने अपने आप को कहा कि आई एम द स्टेट, आई एम द स्टेट। उसने कहा कि आई एम द स्टेट, और उसकी जो नोबेलिटी थी, वो जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे जो इसने अपना एक पैलेस वर्सिलियस में बनाया हुआ था, वहां पे अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहा था, वहां पे अपने आप को कंसोलिडेट किया हुआ था। जबकि जो कॉमन पीपल थी, जिनको थर्ड स्टेट भी कहा जाता था, वो ब्रेड एंड बटर के लिए लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, जो कि आगे हमें भी देखेंगे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो आपके पास वजूहात है, उनमें एक ये भी था कि उनको जो ब्रेड एंड बटर था वो भी नहीं लोगों को मिल रहा था। यहां से अगर हम कंक्लूड करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट, तो इम्पैक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट सबसे पहली जो बात हमारे पास ये आई कि लिबरलिज्म की बात की गई, कि इंडिविजुअल की जो वर्थ है, वैल्यू है, एज कंपेयर टू दी मोनार्क, उसकी वर्थ पे बात की गई। और इस बात को टोटली रिफ्यूट कर दिया गया कि देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड डिवाइन राइट ऑफ द किंग। ये आइडियाज शटर हो गए, सोशल लाइफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना स्टार्ट हो गई। दूसरी साइड पे एक और आइडियोलॉजी जो है वो इमर्ज होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इससे पहले यूरोपियन हिस्ट्री ने एक मेजर इवेंट जो है वो विटनेस करना था। 1789 में एक डिक्लेरेशन ऑफ जो ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन होती है, जिसमें किंग लुइस द 16 को डीथ्रोन कर दिया जाता है। रेवोल्यूशन जो है एक सडन प्रोसेस नहीं था, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस था। जो फ्रांस की इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, और एग्रीकल्चर जो था स्टेडली इंक्रीज इन द मिडल पार्ट ऑफ द सेंचुरी। जो लिटरेसी रेट था वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। यहाँ से आप देखेंगे कि द लिंक ऑफ एजुकेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि किस तरह वहां पे एजुकेशन का जो रेट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और किस तरह उन्होंने अपने राइट्स की बात करना स्टार्ट कर दी। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जो मोनार्क था उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट हो गया, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी साइड पे जो इनलाइटनमेंट राइटर्स थे, जिनमें हमने देखा कि रोसो था, जॉन लॉक था, उसके बाद इमैनुअल कांट था, उन्होंने भी लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करना स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे क्या होता है कि उस टाइम पे दो कंपीटिंग पावर्स थी, सुपर पावर्स थी, फ्रांस एंड इंग्लैंड। बोथ वर कंसिडर्ड एज टू बी द सुपर पावर एट दैट टाइम। लेकिन क्या हुआ कि जो फ्रांस के इंटरनल टर्मोइल था, उसकी वजह से ब्रिटिश ने उनको जो कॉलोनियलिज्म की बात की थी। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा कॉलोनियलिज्म की बात कर लेते हैं। कॉलोनियलिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आती है तो एक कंपस की जो इजाद हो जाता है। अब जो वहां पे जो पॉपुलेशन थी यूरोप को, उस टाइम पे अगर आप मैप पे देखेंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा अपनी क्लास में, या अपने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें शेयर कर दूंगा, जो सेशन वाले बच्चे होंगे, जिसमें कि उसमें बताते हैं कि किस तरह वहां पे जो रिसोर्सेज थे वो एक्यूट थे। तो उनकी ये मजबूरी बन गई कि जो अल्टरनेट
जो वर्ल्ड में जो अल्टरनेट प्लेसेस थी, लाइक अगर हम हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड को देखते हैं तो जो मेन यूरोप है दैट वाज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। जो दूसरे आपके फार फ्लंग आइसलैंड्स थे दैट वर नॉट इनहेबिटेड टिल द प्रोसेस ऑफ जो कॉलोनियलिज्म का प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि इनको रिसोर्सेज की जरूरत थी उस टाइम पे जो एक मेन इनका बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनके माइंड में इनका जो कंट्रीज थी दूसरी कंट्रीज को कॉलोनाइज करती थी फॉर द सिल्वर एंड गोल्ड, और दैट वाज कंसिडर्ड कि जो सिल्वर एंड गोल्ड जिसके पास ज्यादा होता था वो कंट्री ज्यादा रिच होती थी। तो इस तरह उन्होंने जो डिफरेंट फार फ्लंग आइसलैंड्स थे या जो कॉन्टिनेंट्स थे उन पे कॉलोनियलिज्म का एक जो है फिनोमेना स्टार्ट हो गया। उस कॉलोनियलिज्म के नतीजे में दो सुपर पावर्स जो थी वो इमर्ज उस टाइम पे सामने आए। इंग्लैंड जो था उसके पास भी जो नेवल बेस थी बहुत ज्यादा थी। इसी तरह जो फ्रांस था उसके पास भी नेवल बेस जो थी वो स्ट्रांग थी। जो इनके दरमियान एक कंपटीशन होना स्टार्ट हो गया। इस कंपटीशन के नतीजे में इनके दरमियान एक काइंड ऑफ कोल्ड वॉर उसी टाइम पे स्टार्ट होगी। लेकिन फ्रांस का जो इंटरनल सेटअप था वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं था एज कंपेयर टू द इंग्लैंड। इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी 1648 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आती है जिसमें किंग और जो लोगों के दरमियान एक फाइट होती है और वहां पे एक एग्रीमेंट सेटल डाउन होता है कि जो पार्लियामेंट है वो पावर शेयर करेगी विद द किंग। किंग को एक नॉमिनल वहां पे या उसकी जो पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो आम लोग थे जो कॉमन पीपल थी उनकी लाइफ बेहतर होना स्टार्ट हो गई। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था। तो क्या हुआ कि जब रिसोर्सेज कम हुए तो एक्सेसिव टैक्सेशन स्टार्ट कर दी। एक्सेसिव टैक्सेशन के नतीजे में सबसे ज्यादा जो आपकी जिसके ऊपर ये बर्डन गया दैट वाज द कॉमन पीपल। दे वर 95%। उनके पास जो वेल्थ थी वो दैट वाज अराउंड 5 to 7%। और जो नोबेलिटी और जो आपका ऊपर किंग था उन पे एक तरफ तो टैक्सेशन भी नहीं थी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी अच्छी नहीं थी किंग की। तो उनको काइंड ऑफ एक क्या कहते हैं कि उन टैक्स से इवेजन मिल गई। लोगों के दरमियान रिजेंटमेंट आना स्टार्ट हो गई। दूसरी तरफ हमारे पास जो इनलाइटनमेंट के आइडियाज जो थे वो भी फ्लरिश कर रहे थे। तो फाइनली इन 1789 थर्ड स्टेट की जो काउंसिल जो 1614 में एक स्टेट जनरल काउंसिल बनाई गई थी जिसे थर्ड स्टेट भी कहा जाता है वो दोबारा मिलती है। वो अपने ग्रीवेंसेस अपने मसाइल और सिस्टम की रेफॉर्मेशन के लिए किंग के पास जाते हैं, लुइस के पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि हमें ये मसाइल आ रहे हैं, वी आर नॉट लिविंग अ रीजनेबल लाइफ, यू नीड टू डू समथिंग। लेकिन उसकी उन लोगों की बात नहीं सुनी जाती। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो जो है जहाँ पे वर्सेलियस पैलेस होता है उस पे क्राउड ऑफ 80,000, एक बास्टाइल का मकाम है, एक रॉयल प्रिजन कहा जाता है, उस पे हमला कर देता है और उसको गिरा दिया जाता है जिससे बास्टाइल डे के नाम से 14 जुलाई को आज भी मनाया जाता है। इसके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता जो एग्रेरियन सेटअप है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। असेंबली जो है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया, जो कि हमने पहले बात की कि इंडिविजुअल के तमाम आइडियाज की बात की, उसकी बेस पे डिक्लेयर कर दी जाती है। जिसका सबसे बड़ा ये था, एक स्लोगन ये था कि मैन आर born and remain free and equal in rights. The right to liberty, property, security, and resistance to oppression is the right of everyone.
जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसने चेंज कर दिया ईच एंड एवरीथिंग। ऑल्दो वहां पे यूनिवर्सल जो एक राइट टू वोट है वो नहीं मिला, लेकिन एक न्यू एरा स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा पॉज आया नेपोलियन के साथ, लेकिन जो एक न्यू एरा जो है वो स्टार्ट हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जो है एक ये सेंस डेवलप होना स्टार्ट हो गई कि वी हैव सम वर्थ, नो वन इज ऑर्डेन्ड बाय लॉ टू गवर्न ओवर अस। लेकिन एक और जो है आपका इवेंट जिसने शेप करना था यूरोप को, वो सामने आ रहा था। यहाँ तक किसी को कोई समझ ना आ रही हो या किसी को कोई मेरे साथ ना चल रहा हो, किसी का क्वेश्चन हो। फिर एक और आपने नेपोलियन की बात सुनी होगी, अक्सर हम नेपोलियन की बात सुनते हैं। नेपोलियन को 1793 में एट द एज ऑफ 24 जो है वो जनरल बनाया गया। अब वहां पे जो आपकी जो सोसाइटी थी वो दो सेक्शन में फ्रांस में डिवाइड हो चुकी थी। जो आज हम राइट विंग और लेफ्ट विंग की बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया। आपका जो मोनार्क था वो एक सेंटर में बैठता था, उसके राइट साइड पे जो लोग बैठते थे वो मोनार्की के हक में थे। दे वर सपोज्ड टू be the follower of old and traditional setup of France, but on the other hand जो लेफ्ट साइड पे बैठे थे वो न्यू लिबरल वैल्यूज पे बिलीव करते थे, इंडिविजुअल वैल्यूज पे बिलीव करते थे। तो उन्हें वहां से ये लेफ्ट और राइट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो आज तक हम देखते हैं वो वजूद में आता है। तो नेपोलियन जो था वो फेमस हो गया कि जो रॉयलिस्ट अपराइजिंग थी, कि जो दोबारा रिसर्च कर रही थी उनको गिराने में, उसने सेवरल बैटल्स में फ्रॉम रशिया टू लाइक ईच एंड एवरी कॉर्नर इन द एवरी कॉर्नर ऑफ द यूरोप, उसने उन बैटल्स में हिस्सा लिया और उनमें वो विक्टोरियस रहा। इस तरह जो नेपोलियन था उसने अपने आप को सॉलिडिफाई करना स्टार्ट हो गया। उसने जो एक अहम काम किया, जब उसने अपने रूल को कंसोलिडेट कर लिया तो अपनी जिसे क्या कहते हैं कि एक सैटेलाइट रिपब्लिक्स कि जो एक मॉडल था, उन जो रिपब्लिक का मॉडल फ्रांस में आया था जिसको डिक्लेयर किया गया था आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो लेके आना स्टार्ट हो गया। जिसमें उसने बात की कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स की बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात की। आज भी आप जो एक नेपोलियनिक जो एक क्या कहते हैं उसको, एक नेपोलियनिक होता है, लेट मी क्या था वो, मैं आपको बताता हूँ, माइंड में आता है तो वो आज भी अभी तक मौजूद है। उसने अंडरमाइन किया फ्यूडलिज्म को लीगल, और एक इंट्रोड्यूस किया लीगल कोड। लीगल कोड नोशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की, और वहां से पहली दफा बात शुरू हुई नेशनलिज्म की। उसने अपनी जो फ्रेंच नेशन थी उसको अलाइन करना स्टार्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स। उसने कहा कि जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है, द स्लोगन ऑफ रेवोल्यूशन, कि ये हमें अब हमें अपने जो एक इट्स सेल्फ या इनर जो इंटीग्रेशन है वो प्रोवाइड करती है, कि वो हमें प्रोवाइड करती है क्योंकि उस टाइम पे उसे जरूरत थी, उसे जंगें लड़ती थी दूसरी जो बाहर की थी। लेकिन नेपोलियन उस टाइम पे उसे जो एक मैसिव डिफीट हुई जब उसने रशिया पे इन्वेड किया। जब आप देखेंगे यूरोप को रशिया के साथ मोस्टली पीपल जो है अलाइन करते हैं, लेकिन रशिया का एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है। जब नेपोलियन ने रशिया का इन्वेड किया तो अनफॉर्चुनेटली दैट वाज द टाइम ऑफ विंटर।
विंटर में क्या हुआ कि नेपोलियन की जो थी आर्मी थी, although it was a massive army, लेकिन वो उस कोल्ड एंड हार्श एनवायरनमेंट को विथस्टैंड ना कर सकी. According to some historians, Napoleon was able to reach to the capital of Russia that was called Moscow. Moscow तक पहुंच चुका था, लेकिन क्या हुआ कि वहां पे विंटर आ गई और उसको मजबूरन वापस आना पड़ गया. लेकिन जो रशिया का उस टाइम पे सेटअप था, दैट वाज अगेन लाइक द ओल्ड regime which was prevailing in France. लेकिन नेपोलियन वहां पे गया तो उसने अपने साथ लिबर्टी, इक्वलिटी और लिबरलिज्म की बात लेके गया. तो उसने एक फ्लेम जो है वो इग्नाइट कर दिए इन रशिया एज वेल. अनफॉर्चुनेटली नेपोलियन को रशिया में अपना जो है वो पकड़ा गया, उसको एक जो एग्जाइल में भेज दिया गया एक आइसलैंड पे, जहाँ से वो वापस वहां से फरार होने में, वहां से निकलने में कामयाब हुआ. और फाइनली एक और बैटल 1 साल बाद उसने लड़ी, वाटरलो के नाम से जिसको जाना जाता है, द फेमस बैटल ऑफ वाटरलो इन बेल्जियम इन 1815. वहां पे वो हार गया दोबारा. एक अलायंस था, प्रूशियन आर्मी, ब्रिटिश ब्रिटिश और प्रूशियन आर्मी, प्रूशियन एक एम्पायर होता था, उसके अगेंस्ट वो हार गया. और फाइनली जो है वो वहां से कि वहां से उसको फिर वापस जाना स्टार्ट हुए. जब उसको हरा दिया तो सबसे पहले आप देखें कि माइट इज द राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस. जब उसको हरा दिया गया तो एक कांग्रेस ऑफ वियना होती है जिसमें ग्रेट पावर, जिसमें ब्रिटेन था, ऑस्ट्रिया था, रशिया था, जैसा कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद किया गया था. उसी टाइम पे ये डिसाइड किया गया कि अब जो ओल्ड ऑर्डर है, जो ओल्ड ऑर्डर था, क्योंकि इस टाइम पे वहां पे सारे मोनार्क्स थे, जो ऑर्थोडॉक्स और ओल्ड सिस्टम जिसे हम एंशियंट रिजीम कहते थे, वो वहां पे प्रिवेल कर रहा था. तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया, जो ये सुपर पावर्स थी जिनको उस टाइम पे भी अलाइड पावर्स कहा जाता था, कि हम जो है ओल्ड ऑर्डर को रिस्टोर करेंगे. रेवोल्यूशन तो आ चुकी थी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात तो हो चुकी थी, लेकिन इस टाइम पे दोबारा जो नेपोलियन था, नेपोलियन के बाद जब ये सारे अलायंसेस बढ़े तो नतीजतन दोबारा जो सुपर पावर्स थी, जो मोनार्कीज थी, जहाँ पे मोनार्क एब्सोल्युटली रूल कर रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वी हैव टू rejuvenate the old and the orthodox system which was prevailing before the French Revolution. लेकिन नेपोलियन जो था वो उस टाइम पे लोगों में ये अवेयरनेस दे चुका था कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो उसके बाद लोगों के राइट्स की बात करके गया. और रशिया में भी ये एक न्यू फ्लेम जो है उनको करके गया, जिसको हम देख सकते हैं कि 1825 में एक डेसम्ब्रिस्ट के नाम से एक वहां पे उनके खिलाफ रिवॉल्ट हुई. दो वो क्रश कर दी गई, लेकिन जो उनकी नेक्स्ट मॉडर्न जनरेशन थी 1917 में एक बोल्शविक के रेवोल्यूशन के नतीजे में, जब रशिया में बोल्शविक रेवोल्यूशन आया, कम्युनिज्म आया, और फाइनली जब यूएसएसआर बना, टिल इट्स जो उसका जब वो अलहदा हो गया था, डिस्कार्ड हो गया था, उस टाइम तक एक मॉडर्न आइडियोलॉजी के तौर पे रहा. यहां तक था जी नेपोलियन. इसके बाद अब अगला हमारे पास मेजर इवेंट आता है द बर्थ ऑफ कैपिटलिज्म. यहाँ तक आपने देखा कि सोसाइटी में किस तरह सोशल चेंज आ रहा था, किस तरह जो है आपका एक पॉलिटिकल चेंज आ रहा था, और किस तरह जो प्रोसीडिंग इवेंट्स थे किस तरह उन्होंने शेप किया. अगला मेन जो आता है, मेन इवेंट आता है जिसने आज भी हमारी
हमारी कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड में प्रेजेंट है, दैट इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वहां पे क्या होता है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आती है, वो इंग्लैंड से वेस्टर्न यूरोप टू ईस्टर्न यूरोप, ईच एंड एवरीवेयर एक मॉडर्नाइजेशन की ड्राइव है वो चल पड़ती है। जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फैमिली एंड द राइज ऑफ न्यू क्लास, एक न्यू क्लास जो अर्बन, जिसे वर्किंग क्लास कहते हैं, अर्बन अर्बन वर्किंग क्लास कहते हैं, वो दोबारा अपराइज होना उसके स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बारे में जब हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो इसके कुछ मेन और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। हमने सबसे पहले बात की साइंटिफिक इनोवेशन की। तो साइंटिफिक इनोवेशन को जब उन्होंने इम्प्लाई किया, जो एग्रीगेरियन सोसाइटी थी, एग्रीगेरियन सोसाइटी में मॉडर्न और ट्रांसफॉर्म जो टूल थे, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अगर के जो आपकी जो टूल्स, जो बीज और ईच एंड एवरीथिंग जो इम्प्लाई किया जा रहा था, वो मॉडर्न टेक्निक्स के तौर पे, मॉडर्न टेक्निक्स के जरिए, उनकी हेल्प के थ्रू इम्प्लाई किया जा रहा था। एज अ रिजल्ट जो है वो सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होगी। इसके बाद एक और अगला मोमेंट एक और अगला मेन इवेंट आता है, दैट इज कॉल्ड इनक्लोजर मूवमेंट। इनक्लोजर मूवमेंट में क्या होता है कि उससे पहले तक एक पॉइंट था जिसमें 1700 से पहले तक जो लैंड थी उस पे ये नहीं कहा जा सकता था, या ये जो बाउंड्रीज और पेरिफेरीज जो नहीं लगाई जाती थी, वेजेस नहीं लगाई जाती थी कि ये लैंड मेरी है। डिक्लेरेशन और पोजेशन ऑफ लैंड दैट वाज नॉट लिमिटेड टू एनी सिंगल एंटिटी। लेकिन इंग्लैंड में एक पार्लियामेंट में भी ये लॉ पास करवाया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता जो वेज हैं वो लगाना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो इनक्लोजर मूवमेंट है वो होना स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ साथ जो नीट रोज रिप्लेसिंग ऑफ मच एफिशिएंट मेथड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स बाय द हैंड, कि न्यू और एफिशिएंट जो मेथड्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। साइंटिफिक ब्रीडिंग ऑफ कैटल एंड शीप उस टाइम पे ये स्टार्ट हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो सोसाइटी है वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि आज जो आपकी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और उसके साथ ही स्टीम इंजन और आपका जो रेल रोड है वो आ जाता है, वजूद में आ जाता है, उसकी इंसेप्शन आ जाती है। स्टीम इंजन के आने से क्या होता है, स्टीम इंजन के आने से जो वर्क लोड है वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम लोगों से उस मशीन पे स्टार्ट हो जाता है, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो इंडस्ट्रीज हैं वो लगना स्टार्ट हो जाती है। जो वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं जिनके पास जमीन होती है, वो अपनी जमीन के को छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता अर्बनाइजेशन की तरफ, अर्बनाइज सिटीज की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज लगाना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इंडस्ट्रीज लगाने से आपका टोटली सोशल स्ट्रक्चर, आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। एक बंदा जब इंडस्ट्री लगाता है तो पहले क्या था, कहीं ना कहीं जो आपकी वेल्थ थी, जो आपकी टोटल वर्क थी, वो कंसंट्रेटेड था टू द मैसिव, टू द अमंग द कॉमन पीपल, लोगों में कंसंट्रेट हुआ हुआ था। लेकिन जब एक इंडस्ट्री लगाई गई तो उसका ऑनर एक ही हो सकता था। उसमें क्या होता था कि अगर उस फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे होते थे या 20 लोग काम कर रहे होते थे, तो उनको वो वेज नहीं मिलती थी, जो प्रॉफिट था। फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन गिव्स यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक साइकिल बन रही थी, उस साइकिल पे अगर 20 बंदे काम कर रहे थे, तो वो साइकिल बिकती थी 100 रुपए पे, और उसकी कॉस्ट जो थी वो अगर 20 रुपए आती थी, तो जो 80 रुपीज था वो एक बंदे के पास जाता था। उस एक बंदे के पास जाने की वजह से जो 20 था वो सिर्फ उन लोगों के दरमियान डिवाइड होता था
यहाँ से क्या हुआ कि आपकी ओवरऑल जो सोसाइटी में है डिस्पैरिटीज बढ़ना स्टार्ट हो गई। क्लास डिवीजन जो है वो अपेरेंट होना स्टार्ट हो गई कि गवर्नमेंट जो थी, जो आपकी वहां पे फिर क्या हुआ कि उस क्लास ने क्या किया कि अपना एक स्ट्रक्चर लेके आना स्टार्ट हो गए। इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी थी वहां पे। अब उनको जरूरत थी कि मार्केट फ्री होने के नतीजे में उनकी जो ट्रेड्स एंड गुड्स हैं वो स्टार्ट हों। उनकी ट्रेड एंड गुड्स, जो गुड्स की जो मूवमेंट है वो फ्रीली हो। एज अ रिजल्ट उन्होंने कहा कि वी नीड टू अडॉप्ट द आइडिया ऑफ एडम स्मिथ, जो फ्री मार्केट का आइडिया है। हमें फ्री मार्केट का जो आइडिया है उसकी बात हमें करनी चाहिए, क्योंकि उनको वो फेवर कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी क्लास में आप देखते हैं कि जिसमें जो आपकी लिबरल क्लास थी, वहां पे जस्ट इमेजिन कि वहां पे जो वर्किंग कंडीशन थी इतनी सिवियर थी। एक राइटर लिखता है कि जब वो एक फैक्ट्री में काम कर रहे होते थे तो उनको बोलने तक की भी इजाजत नहीं होती थी। जो ऑनर था उसको लगता था कि दे आर काजिंग द डिस्टर्बेंस और प्रॉपर एफिशिएंसी जो है इनकी खराब हो रही है। तो इस तरह उनकी एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हो गई, उनको मार्जिनलाइज करना स्टार्ट हो गया, उनके राइट्स एंड जो लिबर्टीज थी उनको खत्म होना स्टार्ट हो गई। जो पहले एक बात की जाती थी, जो कि एक थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यू है, कि एक बंदा जितनी लेबर पुट करता है एक काम को करने में, उसको उतना ही जो रिवार्ड है वो मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीजें चलना स्टार्ट हो जाती हैं। जो पावर कंसोलिडेशन है, जो वेल्थ कंसोलिडेशन है, वो अपर क्लास जो एक लिमिटेड तबका था। इंडस्ट्री सब तो नहीं ना उसको ऑन कर सकते थे, कुछ लोग ही ऑन कर सकते थे। एज अ रिजल्ट क्लास में उस टाइम पे सोशल और पॉलिटिकल जो सिस्टम था, सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम में दो क्लासेस डेवलप हो गई, बॉर्जियोस और प्रोलिटेरिएट। वन वाज being exploited, the other one was exploiting। कि हैव्स और हैव नॉट का जो आइडिया है वो आहिस्ता आहिस्ता वहां पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इंटरनेशनली हम देखते हैं कि जब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आई, जब इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट होगी, तो इंडस्ट्रीज की जो बनने के बाद क्या होता है कि जो लोग थे वहां पे या जो गवर्नमेंट्स थी उनके पास क्या हुआ कि अब उन्हें दो चीजों की जरूरत थी। पहले उन्हें जरूरत थी कि रॉ मटेरियल की, दे नीडेड टू हैव द रॉ मटेरियल, कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए ताकि हम उस इंडस्ट्री में उसको मैन्युफैक्चर कर सकें और मैकेनिक उसकी क्या कहते हैं कि उसको एक प्रॉफिटेबल गुड में कन्वर्ट कर सकें। पहले क्या होता था कि पहले होता था कि आपके पास मनी होती थी, सॉरी आपके पास एक गुड होती थी, कोई चीज होती थी आपके पास, आप उसको बेचते थे, आप एक और चीज ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आप पहले पैसे उसमें इन्वेस्ट करते थे, उससे एक गुड बनती थी, कोई भी चीज बनती थी, और अगेन आप उसको बेच के पैसा कमा रहे थे। तो ओवरऑल जो सोसाइटी है उसमें फ्लो ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरी साइड पे आज जो हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोस्टर्ड द आइडिया ऑफ जेंडर इक्वलिटी, कि जब वहां पे उनको इंडस्ट्रीज में काम करना पड़ता था तो कहीं ना कहीं पीपल वर लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो वुमेन को उससे पहले जो एक सेपरेट एंटिटी या इवन ह्यूमन भी नहीं कंसिडर किया जाता था, उसको वर्क प्लेस में जगह मिलना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह जो आपकी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसने शेप किया आपकी ओवरऑल जो एक पूरी यूरोपियन हिस्ट्री थी, जिसको हम कहते हैं कि अब हमारे पास दो तीन से चार आइडियाज आ चुके हैं। इंडिविजुअलिज्म आ चुका है, लिबरलिज्म आ चुका है, डेमोक्रेसी की हमारे पास बात हो चुकी है, अब कैपिटलिज्म की बर्थ हो चुकी है।
हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं जी लिबरलिज्म की बात करते हैं हम आगे। लिबरलिज्म क्या था कि जो आइडियाज ऑफ लॉक, रोसो एंड अदर, क्यों जिन्होंने कहा था गवर्नमेंट बाय द कंसेंट होनी चाहिए, और दे इलेबोरेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी को अगर आप सिंपलर टर्म्स में देखें, सोवरेनिटी इज द राइट टू रूल। कि उन्होंने कहा कि जो सोवरेनिटी है वो अल्टीमेटली रेस्ट करती है विद द कॉमन पीपल। और दूसरी साइड पे आपका जो नेशनलिज्म है वो आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज हो जाता है। नेशनलिज्म से क्या मुराद होता है? नेशनलिज्म से मुराद ये होता है कि जो आपका नेशन है दैट इज द सुप्रीम एंटिटी, कि उस नेशन की जो आपकी जो एलिजियंस है या आप जो रह रहे हैं वो आप किसी एक पेरिफेरी में रह रहे हैं, तो जो आपकी बॉन्डिंग है, या जैसे कि आज हम पाकिस्तान में देखते हैं तो हमारी बॉन्डिंग की वजह इस्लाम है। हमें जो यूनाइटिंग फोर्स हमारे पास है वो इस्लाम है। लेकिन उस टाइम पे जो अल्टीमेट गोल ऑफ नेशनलिज्म वाज टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशन स्टेट in which the citizen of that state identify with both nation, the people and the state। कि वहां पे पहली दफा उनको ये आइडिया आया कि ये जो हम एक डिवाइडेड सोसाइटी में रह रहे हैं, एक डिवाइडेड एरा में रह रहे हैं, हमें यूनिफाई करने के लिए एक आइडियोलॉजी की जरूरत है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो आज के दौर में नेशनलिज्म है दैट इज अ टोटली फ्लॉड आइडियोलॉजी। इसकी कोई हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सिर्फ आउट ऑफ, इट वाज बोर्न आउट ऑफ नेसेसिटी। तो इस तरह आपकी जो नेशनलिज्म है वो आहिस्ता आहिस्ता बात वजूद में आई, जिसमें सिविक नेशनलिज्म था, पॉपुलर नेशनलिज्म था, कि जिसमें हम ये बात करते हैं कि नेशनलिज्म, फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म दैट अज्यूम पीपल हु शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, कल्चर, आइडेंटिटी एंड एनी अदर थिंग form a nation and they are in charge of their own political identity। यहाँ से हमारी जो है वो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है। हमें बाउंड कर दिया जाता है बिटवीन द बाउंड्रीज, जो आज भी हम देखते हैं एक दुनिया में एक परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नेशंस आर स्ट्राइविंग टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन, बैलेंस ऑफ पावर से क्या मुराद है कि एक नेशन को, ये एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, दो पर्सपेक्टिव हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, एक रियलिस्टिक है, एक आइडियलिस्टिक है। रियलिस्टिक में कहा जाता है कि जो आपको पावर और जो एब्सोल्यूट पावर आपको गेन करने की जरूरत है, क्योंकि एवरीवन इज लुकिंग टू हंट यू डाउन। इस तरह ये चलता रहता है। तो उस टाइम पे जो नेशनलिज्म था उसको सॉलिड सब्सटेंशिएट करने के लिए यूज किया गया द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। और नेशन स्टेट की जो इट्स सेल्फ एग्जिस्टेंस है वो भी आज के दौर में भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि आप देखते हैं कि एवरी कई ऐसी एंटिटीज हैं विद इन अ नेशन, विद इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी, दे आर एस्पायरिंग, दे आर ट्राइंग टू बिकम अ सेपरेट नेशन। लाइक पाकिस्तान में देख रहे हैं आपकी बलोच नेशन है, उसके बाद पंजाबी नेशन है, सराइकी नेशन है, पख्तून नेशन है। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड टू 1848, डिफरेंट आइडियोलॉजीज इमर्ज होती रहती हैं, एक परपेचुअल अनार्की और क्योटिक सिचुएशन जो है वहां पे रहती है। कोई पावर ऑफ जो, कभी लिबरलिज्म की बात होना स्टार्ट हो जाती है, कभी सॉर्ट ऑफ जो है एब्सोल्यूटिज्म की बात होना स्टार्ट हो जाती है। कोई पर्टिकुलर हम जो देखते हैं एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है वो ओवर पावर नहीं कर पाती दूसरों को। थ्रू आउट द यूरोप, यूरोप जो है वो डिफरेंट रिवॉल्ट्स जो है वो स्प्रेड हो जाती हैं, रिप्रेशन आता है, रिक्रेशन, उसके रिएक्शन होते रहते हैं। लाइक यहाँ से हम देख सकते हैं कि कोई भी चेंज होता है वो एक ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ द ब्लू नहीं आ जाता। दैट इज द ग्रेजुअल प्रोसेस।
सो इस तरह आज हमने देखा कि जो बर्थ ऑफ कैपिटलिज्म है या किस तरह जो वहां पे प्रोसीडिंग यूनिट्स हैं उन्होंने शेप किया। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे जो हमारा सेशन, ये ऑनगोइंग सेशन चल रहा है फॉर द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, जिसमें स्पेशली हमने ये जो एक कोर्स रखा है ऑन द इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम थॉरोली देखेंगे टिल द यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ है उस तक कि किस तरह वो कौन से इवेंट्स थे। और यही चीज होती है जो आपको एक आम कैंडिडेट से डिफरेंट करती है, यही चीज होती है जो आपको मिलती है थॉरो गाइडेंस से, और यही चीज होती है जो तमाम लोग जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे नीड टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट वो नहीं बताते आपको। एंड आपकी जो सीएसएस की जर्नी है वो लॉन्ग होती जाती है बिकॉज दीज थिंग्स जो है वो आर बीइंग यूज्ड ईच एंड एवरीवेयर। आप एक बुक पढ़ रहे होते हैं, इफ यू डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स देन यू कांट कंप्रीहेंड द बुक इन द ट्रू स्पिरिट। इसी तरह आपके पास ऐसे आता है, आपका करंट अफेयर है, आपका पाकिस्तान अफेयर है, आपके ऑप्शनल्स हैं, इफ यू डोंट नो अबाउट दीज टर्मिनोलॉजीज then you are unable to comprehend or articulate in a better and efficient way. So in the end अगर किसी का कोई question है तो that may answer, and if anyone want to get registered for our session, he or she may note down our WhatsApp number, that is 0300 65 32115. So that's all for today. Let me have a few questions. अगर किसी को question है, after that we are going to end the meeting. Any question, just raise your hand, then I will answer that. I guess no one has any question. So that's all for today. Thank you very much. Take care of yourself and Allah Hafiz.